वेलकम बैक। हम कंप्यूटर की कंप्लीट जानकारी के बाद कंप्यूटर से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं को ले रहे हैं, जिसमें 4 प्रक्रियाएं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और उनकी सामान्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रारंभ करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रक्रियाएं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके दिया गया है ईमेल। नाम से सब वाकिफ़ हैं, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल या विद्युत डाक कहते हैं। मेल का मतलब यहाँ पर क्या है, डाक है, MAIL के रूप में लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या विद्युत डाक या इसे तीव्र डाक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या शॉर्ट में ईमेल कहा जाता है, जो और इस नाम से सभी लोग वाकिफ है। ये इसकी शुरुआत कब हुई है? 1971 में सबसे पहली बार अमेरिका के, ये नाम ध्यान रखना, रेमंड सैमुअल टॉलिंसन द्वारा सर्वप्रथम ईमेल को प्रारंभ किया गया था। इसी तरह से ईमेल द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लिखित मतलब टाइप की गई कोई चीज़ या हाथ से लिखी गई कोई लिखित या मुद्रित सामग्री के साथ साथ हम चित्र भेज सकते हैं। ये प्रक्रिया ध्यान रखना, लिखित सामग्री भेज सकते हैं, मुद्रित सामग्री अर्थात टाइप की गई सामग्री भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, कोई प्रमाण पत्र या प्रपत्र भेज सकते हैं। प्रमाण पत्र में आपकी डिग्रीज वगैरह जो है उसको भेजा जा सकता है, या कोई भी पेपर है या संबंधित सूचनाएं हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको हम एक कंप्यूटर से निश्चित एड्रेस पर मेल बॉक्स जो दिया गया है उसमें भेज सकते हैं। तो हम एक निश्चित एड्रेस युक्त जो मेल का एड्रेस है, जिसको ईमेल का एड्रेस कहते हैं, ईमेल के एड्रेस की सहायता से हम एक कंप्यूटर से या एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से मोबाइल में ईमेल भेज सकते हैं। अर्थात इनमें से किसी भी सामग्री को भेजा जा सकता है, फोटो खींच के भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और इसी प्रक्रिया के लिए नाम काम में लिया गया है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह है फैक्स की तुलना में, फैक्स हम पहले पढ़ चुके हैं सुदूर संचार के साधनों के अंदर, तो फैक्स की तुलना में ये इंटरनेट या ईमेल फैक्स की तुलना में तीव्र और सबसे सस्ता माध्यम है। केवल डाटा खर्च होता है, इसके अलावा अतिरिक्त कोई खर्चा इसमें नहीं है। अर्थात फैक्स की तुलना में ये तीव्र और सबसे सस्ता माध्यम है। मोबाइल से भी हम ईमेल कर सकते हैं जो किसी दूसरे अन्य एड्रेस युक्त मोबाइल में पहुंच जाता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत क्या है कि आप एक एड्रेस के ऊपर अर्थात एक निश्चित जगह पर आपका मेल बॉक्स बना हुआ है जिसका एड्रेस आपको दिया हुआ है, जो भी सूचनाएं आपके मेल बॉक्स में आती है वो सूचनाएं सेंटर में जा कर के जिस कंपनी का ईमेल आपके पास में है, जैसे याहू है, हॉटमेल है या जीमेल है, तो जीमेल के सेंटर में वो सूचनाएं वहाँ पर पहुँचकर संग्रहित रहती है। और जब भी आप कहीं दूसरी जगह किसी मोबाइल से या स्वयं उसी एड्रेस के मेल बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर वो सारी सूचनाएं आपको मिल जाती है या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे किस तरह से काम करता है, जैसे आपको कोई लेटर पहुंचाया गया है तो घर के बाहर एक बॉक्स आपने या डब्बा रख रखा है डाक के लिए, तो वो व्यक्ति आकर के एड्रेस के उस डब्बे में डाक डाल के चला जाता है, लेटर डाल के चला जाता है। और आप जब भी आपको टाइम होता है डब्बा खोलते हैं और उसके अंदर उपस्थित सामग्री को लेके काम में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मतलब एक मेल बॉक्स इसमें भी होता है, ईमेल का प्रत्येक का एड्रेस युक्त मेल बॉक्स जो कंपनी ये मेल उपलब्ध करा रही है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है या याहू है, तो उनके पास में आपका डाटा संग्रहित रहता है। फ्री में हम 15 GB तक का डाटा एक सेंटर से ले सकते हैं और 15 GB गीगाबाइट तक की सूचनाएं आप उसमें संग्रहित कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है तो आप पेमेंट करके अतिरिक्त डाटा के लिए जगह या मेल बॉक्स किराए पे भी ले सकते हैं, या फिर पहले वाले मेल बॉक्स को खाली करें तो फिर वापस वो 15 GB तक के डाटा को प्रयुक्त करने के लिए वापस काम कर सकता है। तो मेल बॉक्स इम्पोर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ईमेल भेजने के बाद
कहाँ पर संग्रहित रहता है? तो यह एड्रेस के मेल बॉक्स पर संग्रहित रहता है। जिस कंपनी का मेल बॉक्स या जिस कंपनी का एड्रेस या ईमेल आपने काम में लिया है। इसके अलावा इसमें सूचनाएं और संदेश किसके माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं? इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित या भेजे जाते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में लगभग कितने बाइट की सामग्री भेजी जाती है? 25 मेगाबाइट। सामान्य जीमेल की बात कर रहा हूं, जो जनरल यूज कर रहे हैं हम लोग, उसमें 25 मेगाबाइट तक की सामग्री प्रेषित की जा सकती है। जैसे हम व्हाट्सएप काम में ले रहे हैं तो उसमें भी एक निश्चित मात्रा तक या निश्चित डाटा युक्त सामग्री को भी ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उससे ज़्यादा की सामग्री है तो ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। तो उसी तरीके से ईमेल द्वारा 25 MB मेगाबाइट तक की सामग्री को हम एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा का डाटा है तो एक साथ प्रेषित नहीं होगा, उसको अलग अलग टुकड़ों बांट करके हम प्रेषित कर सकते हैं। एक साथ कई मेल बॉक्स में सूचनाएं भेजी जा सकती है। अगर मैं यहाँ से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे 50 लोगों को ईमेल करना है, तो 50 लोगों की लिस्ट की ईमेल एड्रेस वहाँ पर डाल दीजिए और एक सूचना एक साथ 50 लोगों तक प्रेषित की जा सकती है। ये इसकी खासियत है। लेटर मुझे 50 जनों को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 50 लेटर लिखेंगे, प्रत्येक के ऊपर एड्रेस लिखा जाएगा और उसके बाद ही उसको प्रेषित किया जा सकता है। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। एक बार ही लेटर टाइप करिए और उस एक लेटर को आप कई लोगों को एक साथ अलग अलग एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। इसलिए ये एक इसकी इम्पोर्टेंस है कि एक साथ मेल बॉक्स में या कई मेल बॉक्स में सूचनाएं प्रेषित की जा सकती है। नेक्स्ट है ईमेल की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से किया जाता है। वैसे तो सबको जानकारी है, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो प्रक्रिया कैसे है वो प्रोसेस हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ईमेल किसी को भी करना है तो उसका सबसे पहला पद है ईमेल करने के लिए प्रेषक। प्रेषक किसको कहते हैं? भेजने वाला जो है, जो मेल भेजने का काम करेगा, उस भेजने वाला आदमी सबसे पहले प्रेषक है। तो ईमेल करने के लिए प्रेषक, एक तो जिसको जो भेज रहा है वो, दूसरा प्राप्तकर्ता, जहां तक हम मेल भेजना चाह रहे हैं या डाक भेजना चाह रहे हैं, प्राप्तकर्ता दोनों के पास कंप्यूटर और मोबाइल होना अनिवार्य है। पहली बात, ठीक है। अभी नहीं है तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके आप मेल खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास सीधा मेल पहुंच जाए, जेब में पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं। उसके लिए आपको मेल बॉक्स खोलने के लिए या तो मोबाइल या कंप्यूटर होना अनिवार्य है। उसके बिना मेल को खोलना संभव या डाक को खोलना संभव नहीं है। दूसरी चीज़, ईमेल प्राप्त करने व भेजने में इंटरनेट का उपयोग होता है, इसलिए कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट होना अनिवार्य है। अर्थात इंटरनेट डाटा आपके पास में है तो ही आप मेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निश्चित ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना हो, आपको अगर डाक भेजनी है तो किसी कंपनी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका मेल बॉक्स किराए पे लिया हुआ या मेल बॉक्स होना चाहिए, उसका एड्रेस आपके पास में होना चाहिए। तो ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निश्चित ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी जैसे गूगल मेल, याहू मेल या हॉटमेल आदि से जुड़ा होना अनिवार्य है। ये कुछ नाम है, हॉटमेल, याहू, जीमेल, आपका जो भी एड्रेस होगा ईमेल का, उस ईमेल एड्रेस के लास्ट में जो शब्द लगता है आप उसी कंपनी के मेल को प्रयुक्त करते हैं, अर्थात सेवा प्रदाता कंपनी का नाम लास्ट में जोड़ते हैं ताकि वो उसी के मेल बॉक्स में पहुंचता है या ईमेल पहुंचे। चौथे स्टेप में फिर आपको क्या जानकारी चाहिए प्रक्रिया में? प्रत्येक कंपनी के सर्वर में व्यक्ति का मेल एड्रेस होना अनिवार्य है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को मेल भेजना चाहता हूं, उसका एड्रेस मेरे पास नहीं है तो मैं उसको ईमेल नहीं कर सकता। इसलिए जिस व्यक्ति को आप ईमेल करना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा गया है, नाम है ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के रूप में मैंने 2 ईमेल एड्रेस, एक जीमेल का एक हॉटमेल का दिया गया है। तो उसमें आप पढ़ें यहाँ पे abc.successpoint.xyz@gmail.com। तो यहाँ पर
जीमेल प्रदाता कंपनी के मेल बॉक्स का ये एड्रेस है, आप जो भी सूचनाएं भेजेंगे वहां जाकर के संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, spk.barmer@hotmail.com, अर्थात इस एड्रेस पर कोई भी मेल भेजा जाएगा तो वह उस जगह या हॉटमेल के निश्चित मेल बॉक्स में जाकर सेव होगा। और अब आपको जब भी ये सूचना चाहिए तो इस एड्रेस को आप वापस ओपन करिए और जिस व्यक्ति के पास ये एड्रेस है वो उसको एक निश्चित कोड लगाकर ही खोल सकता है, इसलिए हर कोई व्यक्ति इस मेल बॉक्स को ओपन नहीं कर सकता। तो आपके पास एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड डालिए और आपका वो मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें रखी हुई सूचनाएं आप पढ़ सकते हैं या सूचनाएं भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया और इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर से सूचनाओं को कैसे भेजा जाता है, टेलीफोन लाइन से प्रेषित करने हेतु। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। टेलीफोन लाइन से या नेट के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से प्रेषित करने हेतु एक उपकरण अनिवार्य है, उसी उपकरण से हम मेल भेज सकते हैं, नहीं तो भेजना संभव नहीं। आपका जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर एक मोडेम इनबिल्ट होता है और वह मोडेम आप जो भी सूचनाएं भेजते हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं या जो भी फोटो वगैरह भेज रहे हैं तो वो मोडेम के थ्रू ही दूसरे व्यक्ति या प्रेषित किया जाता है, नहीं तो संभव नहीं। अर्थात कंप्यूटर सूचनाओं को टेलीफोन लाइन से प्रेषित करो या नेट के माध्यम से बेतार से भी हम भेज सकते हैं। जैसे मोबाइल में कोई तार वगैरह नहीं है तो हम बेतार से भी सूचनाएं प्रेषित कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपकी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में मॉडेम होना अनिवार्य है। ये शब्द जरूर ध्यान रखना, ये 3-4 बार आगे वापस आएगा। नेक्स्ट स्थिति देखें, कंप्यूटर से मेल भेजने के स्टेप्स क्या क्या हैं, पद कौन कौन से हैं वो आप देखें। कंप्यूटर या मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल से कोई भी डाटा या मेल आप भेजना चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम उस कंप्यूटर में सूचना सबसे पहले मॉडेम के थ्रू किस में जाती है, टेलीफोन लाइन में प्रवेश करती है, या फिर मॉडेम के थ्रू वाईफाई से या बेतार से भी प्रेषित होती है। और बेतार से भेजी गई ये सूचना वापस जिस कंप्यूटर में हम मेल प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके मॉडेम तक पहुंचेगी, चाहे वो टेलीफोन लाइन से पहुंचे या बिना लाइन के या एयर के माध्यम से पहुंचे या रेडिएशन के माध्यम से पहुंचे, विकिरण के माध्यम से पहुंचे। तो कंप्यूटर के मॉडेम से दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम तक पहुंचाने की प्रक्रिया या तो टेलीफोन लाइन से या फिर एयर के माध्यम से या बेतार के माध्यम से प्रेषित की जाती है। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर का मॉडेम है और यहाँ प्रेषित करने वाले के कंप्यूटर का मॉडेम है। तो कंप्यूटर में जो सूचनाएं है उनको पहले कंप्यूटर मॉडेम तक पहुंचाएगा, फिर मॉडेम उसको लाइन या एयर से दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम तक पहुंचाएगी और वो मॉडेम वापस उस कंप्यूटर के अंदर उन सूचनाओं को प्रेषित करता है। अब मॉडेम क्या काम करेगा वो प्रक्रिया भी आगे आती है। नेक्स्ट में आप देखें, मोबाइल से ईमेल करने हेतु मॉडेम की जरूरत नहीं होती, लेकिन मॉडेम की तरह का एक सूचना यंत्र इसमें पहले से लगा होता है। ठीक है ना, उसका आकार छोटा है, उसकी संरचना अलग तरह की होती है। तो वैसे तो मॉडेम ही कहते हैं, लेकिन वास्तविक मॉडेम केवल यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर बड़े साइज की इकाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉडेम का फुल फॉर्म, आप जरूर ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडेम अर्थात मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का पूरा नाम है MOD मॉड, और फिर उसके बाद में यहाँ से लिया गया है डीमॉड्यूलेशन, दूसरा शब्द EM यहाँ से लिया गया है। या तो MO यहाँ से ले लें, DEM यहाँ से ले लें, तो मो और डेम, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इससे मिलकर के शब्द बना है मॉडेम। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, दो शब्द है मोडेम। ठीक है, MO का मतलब है मॉड्यूलेशन, DEM का मतलब है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को शॉर्ट में मॉडेम कहा गया है। ये मोबाइल में मॉडेम की तरह की अन्य संरचना होती है, लेकिन कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से इसी नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यह उपकरण अर्थात मॉडेम सूचनाओं को कंप्यूटर से टेलीफोन तार में तथा तार से कंप्यूटर में भेजने लायक बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करता है वो आप ध्यान रखें। तो मॉडेम का उपयोग क्या है,
कंप्यूटर से टेलीफोन तार में भेजने लायक सूचनाएं या एयर में भेजने लायक सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, या वापस जो ग्राही कंप्यूटर है वो तार से आने वाले सूचनाओं को मॉडेम से होते हुए ग्रहण करता है। अर्थात सूचनाओं को कंप्यूटर से टेलीफोन तार में जाने लायक और टेलीफोन तार से वापस ग्रहण करने लायक सूचनाएं मॉडेम के थ्रू ही प्रदर्शित की जाती है या उससे निर्मित की जाती है। वो किस रूप में प्रेषित करता है उसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर लेते हैं। तो ईमेल भेजने की प्रक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करें कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को ईमेल करना हो तो पहले लिखे गए पॉइंट्स क्या हैं, अनिवार्यताएं हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास में है, आपके कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ईमेल करते कैसे हैं, करेंगे कैसे, भेजेंगे कैसे, तो उसकी प्रक्रिया या ईमेल प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ईमेल भेजने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ऊपर वाली सारी संरचनाएं या प्रक्रियाएं पूरी हो जाए उसके बाद, जैसे आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें सारे मॉडेम वगैरह सब प्रक्रिया है, तो आप ईमेल कैसे करें, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल पर सेवा प्रदाता कंपनी का रजिस्टर्ड मेल बॉक्स लॉग इन करते हैं। नाम ध्यान रखना, इसको हम नाम देते हैं लॉग इन करना। आप सबसे पहले जिस सेवा प्रदाता कंपनी का मेल बॉक्स है उसके पास आपके लिए डाटा संग्रहित करने के लिए जो जगह है, उस जगह का ताला खोलना है, आपको मेल बॉक्स को खोलना है। तो खोलने के लिए आपके पास में उसका एड्रेस और उसका पासवर्ड होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं हॉटमेल के मेल बॉक्स के अंदर सूचनाएं भेजना चाह रहा हूं या उसके थ्रू सूचनाएं किसी को भेजना चाह रहा हूं, तो आप सबसे पहले सेवा प्रदाता कंपनी का रजिस्टर्ड मेल बॉक्स लॉगिन कर लीजिए। यदि मेल बॉक्स या मेल एड्रेस नहीं बना है तो आप कंपनी के सर्वर में जाकर के पहले gmail पर जाकर या hotmail.com पर जाकर के रजिस्टर करिए, एक मेल बॉक्स अपने लिए बना लीजिए। तो पहले बनाया हुआ है तो लॉगिन करिए, और बनाया हुआ नहीं है तो उस साइट पे जाइए, नेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर आप लिखिए जीमेल, और जीमेल आप जैसे लिखोगे तो आपके कई सूचनाएं उसमें आ जाएगी कि आपको लॉगिन करना है या आपको नया ईमेल खोलना है। तो उन दोनों के ऑप्शन हैं आपके पास में। तो अगर ईमेल बना हुआ है तो आप इसको लॉगिन करिए, और नहीं बना हुआ है तो आप उसको साइन इन कर दीजिए, अर्थात उसके अंदर आप अपना मेल बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं, ओपन मेल में भी जा सकते हैं। फिर लॉगिन के बाद पहली प्रक्रिया आपने कर दी, लॉगिन किया, मेल बॉक्स रजिस्टर्ड मेल बॉक्स खोला। लॉगिन के बाद मेल कंपोज बॉक्स को क्लिक कर, वापस ध्यान देना, सबसे पहले आपने जीमेल रजिस्टर्ड जीमेल कंपनी के सर्वर पर जाकर के हमने उसको खोला, खोल करके अपना एक जीमेल एड्रेस बनाया, और एड्रेस बनाने के बाद में आप उसको प्रयोग में कैसे लेते हैं उसकी प्रक्रिया, या फिर आपके पहले से बना हुआ है तो कंप्यूटर या मोबाइल खोल के सबसे पहले इसको लॉगिन कर दीजिए। आजकल ऑलरेडी एक बार आप लॉगिन करके छोड़ देते हैं तो जैसे ही आप मोबाइल ओपन करते हैं तो उसका मेल बॉक्स आप सीधा ही जैसे मेल में जाते हैं तो खुल जाता है। तो अगर आपने नहीं है तो बना लीजिए, और बना हुआ है तो लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, मेल कंपोज बॉक्स एक दिया हुआ है, कंपोज लिखा हुआ है COMPOSE, या मोबाइल में है तो प्लस का एक साइन दिया हुआ होता है, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे, वही मेल कंपोज बॉक्स है, को क्लिक करने पर मेल पैनल अपने आप ही खुल जाता है। तो जैसे ही क्लिक करें तो क्लिक कर मेल पैनल खोलते हैं, जिसमें जहां मेल भेजना है वहां पर उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। वहां पर आपको लिखा पहले से मिलेगा TO लिखा हुआ। तो जहां TO लिखा हुआ है अर्थात किसको प्रेषित करना है उसका आपको मेल एड्रेस लिखना होता है। तो जिसका पता उसके आगे लिख दीजिए, 2 लिखा हुआ है वो इसका इंडिकेशन है कि इसके आगे जो एड्रेस लिखा जाएगा मेल उस जगह पहुंचेगा। तो फिर विषय या सब्जेक्ट उसके नीचे लिखा गया, वहां पर आप सब्जेक्ट डाल दीजिए कि आप मान लीजिए कोई डाटा भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं या फाइल भेज रहे हैं, या मान लीजिए कोई मार्कशीट भेज रहे हैं तो आप उसके ऊपर लिख दीजिए मार्कशीट है, या आप फोटो भेज रहे हैं, या कोई सूचना भेज रहे हैं, या कोई समाचार भेज रहे हैं, तो वो आप वहाँ लिखेंगे। तो अगले वाले व्यक्ति के पास में जैसे वो मेल बॉक्स खोलेगा तो उसमें लाइन के अंदर जो मेल होंगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि इस मेल के अंदर क्या लिखा गया है, जो सब्जेक्ट आपने लिखा वो वहाँ आ जाएगा।
वहाँ लिखा आ जाएगा फोटोग्राफ, या वहाँ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, बिना खोले भी ऊपर से एड्रेस जैसे लिखते हैं ना, ऐसे एड्रेस ऊपर से दिख जाएगा, अंदर क्या है वो चीज़ें तो ओपन करने पे ही पता चलेगी। तो आप सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है उसके नीचे जो सूचना लिखनी हो उसे कंपोज करते हैं, या कोई फाइल या फोटो आदि है उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने टू के आगे एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, और उसके बाद उसके नीचे जो जगह है वहाँ पर आप कोई नाम लिख सकते हैं, सूचना लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या कोई फाइल पहले से ही बनी हुई है, कोई फोटो पहले से ही है, कोई आपकी सूचना पहले से ही है, तो उस सूचना को भी सीधा उस मेल के साथ में अटैच कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। अटैच करने के लिए आपको अपने आप ही एक क्लिक दे रखी होती है, इस तरह की एक सूचना आपको जगह दे रखी होती है, क्लिक करिए, या जैसे पिन की तरह की संरचना यहाँ बनी हुई आती है, जैसे पेपर क्लिप होती है, क्लिप संरचना बनी हुई है, उसको क्लिक करिए। क्लिक करने पर अपने आप ही बता देगा आपको कंप्यूटर के कौन सी जगह से आपको कौन सी फाइल लेनी है, वो फाइल आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। 1 2 3 4 आप जितनी फाइलें चाहे अटैच कर सकते हैं, लेकिन सभी की टोटल क्षमता 25 MB से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो गई तो मेल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रक्रिया कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद में सर्वर पेज या पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद में आप कंपोज है लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक करिए, या मोबाइल में प्लस लिखा उसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक छोटा विंडो ओपन हो जाएगा, उस विंडो में 2 लिखा हुआ उसके आगे एड्रेस लिखिए जहाँ पर आपको मेल करना है। उसके नीचे सब्जेक्ट है, वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखिए जो अगले वाले व्यक्ति के सामने सबसे पहले दिखेगा, और उसके बाद उसके अंदर सूचनाएं लिखिए जो मेल खोलने पर ही पढ़ी जा सकती है, या उसके साथ कोई फाइल अटैच कर दीजिए, फोटो अटैच कर दीजिए, या कोई भी चीज़ 25 MB से कम की उसके अंदर जोड़ी जा सकती है, जिससे वो अगले वाला व्यक्ति खोल करके आराम से पढ़ सकता है। तो सब्जेक्ट तो सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा, लेकिन उससे अटैच की गई अतिरिक्त सूचनाएं इसमें नहीं दिखती है। और एक से अधिक जगह भेजना हो, उसकी कार्बन कॉपी के लिए एक शब्द लिखा हुआ आता है CC, उसी में कई बार 2 के नीचे CC, अर्थात वही चीज आपको और किसको भेजनी है। एक साथ भी एड्रेस डाल सकते हैं, या उसी की कार्बन कॉपी सेकेंडरी कॉपी भी आप भेजना चाहते हैं तो CC लिखा हुआ है, उसके आगे आप उसको एड्रेस लिख दीजिए, उसकी एक कॉपी वहां पर भी चली जाती है या प्रेषित हो जाती है। CC का मतलब है यहाँ पर कार्बन कॉपी कहा जाता है। उसमें अगर आप अगले वाले का एड्रेस ओपन नहीं करना चाह रहे हैं या अपना एड्रेस नहीं बताना चाह रहे हैं तो BCC में भी आप लिख सकते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 शब्द ध्यान रखना, CC कार्बन कॉपी, BCC, और इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंत में आपने क्या किया, लॉगिन किया, कंपोज ओपन किया, एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फाइल अटैच कर दी, उसके बाद में अंत में सेंड पर क्लिक करके मेल भेज दीजिए। तो सेंड लिखा हुआ आएगा नीचे, सेंड पर क्लिक करिए, सेंड पर क्लिक करते ही वह डाक या मेल पहुंच जाएगा जिस एड्रेस पर आपको दिया गया, उसकी सूचनाएं भी मिल जाती है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है मैसेज सेंट। ठीक है, तो आपके सेंट बॉक्स में भी दिख जाएगा और अगले वाले तक प्रेषित भी हो जाएगा। तो अगली प्रक्रिया में भेजा गया ईमेल निश्चित एड्रेस पर पहुंच गया है, इसकी सूचना भी कौन से बॉक्स से प्राप्त होती है, सेंट बॉक्स से। आप चाहें तो अपने खुद के मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर सेंट बॉक्स ओपन करके देख सकते हैं कि यह मेल अगले वाले तक पहुंच गया या उसके निश्चित मेल एड्रेस तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा है। ठीक है, अगर पहुंच गया है तो लिखा हुआ मिलेगा सेंट, और नहीं पहुंचा है तो ड्राफ्ट में सेव होगा या भेजने की प्रक्रिया जारी होगी। तो ये आप सेंट बॉक्स खोल करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात है कि वांछित सूचना भेजे गए मेल बॉक्स तक पहुंच जाती है, जिसे किसी भी स्थान पर व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल में खोलकर डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है या प्रिंट कर सकता है। तो आपने सूचना भेज दी, मेल बॉक्स में पड़ी है, मेरे पास आज मोबाइल काम नहीं कर रहा है तो मैं किसी कंप्यूटर पर जाकर के अपने मेल एड्रेस को एक निश्चित कोड लगा करके खोलूंगा और उसमें जो सूचना है उसको मैं पढ़ सकता हूं या उसका प्रिंट भी ले सकता हूं। तो इसमें एक खासियत क्या है कि आप कहीं भी उसको खोल करके पढ़ सकते हैं, किसी भी मोबाइल किसी भी कंप्यूटर में खोल करके पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप ही के मोबाइल के अंदर खुलेगी, दूसरी जगह नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित मेल बॉक्स में पड़ी है, उस मेल बॉक्स तक आप किसी भी कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट के थ्रू पहुंच सकते हैं और उसके अंदर की सूचनाओं को आप पढ़ सकते हैं, एड्रेस को
आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके खुद के एड्रेस का या मेल बॉक्स का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राप्त मेल का प्रिंट भी लिया जा सकता है, यथास्थिति आगे प्रेषित भी किया जा सकता है। उसके लिए ये शब्द लिखा हुआ आता है। अगर मेरे पास जो भेजी गई सूचना है मैं आगे और भेजना चाहता हूँ तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। फॉरवर्ड लिखा हुआ आएगा, जैसे मेल खोलोगे सबसे नीचे फॉरवर्ड लिखा हुआ आता है, रिप्लाई भी लिखा हुआ आता है। मान लीजिए जिसने भेजी है उसको थैंक यू कहना चाहते हैं तो रिप्लाई पर क्लिक करिए, लिखिए थैंक यू, सेंड कर दीजिए। तो जहाँ से मेल आया था आपको उस एड्रेस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, रिप्लाई में थैंक्स लिख करके सेंड कर दीजिए, वो उस व्यक्ति तक थैंक्स का मैसेज पहुंच जाएगा। या फिर आगे किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो आप फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए, जो सूचनाएं आगे से आई है वो सारी की सारी सूचनाएं फॉरवर्ड हो जाएगी और आपको अब एड्रेस देना पड़ेगा आगे आपको किसको भेजनी है। सेम उसी तरीके से जैसे कंपोज में एड्रेस लिखा था वैसे एड्रेस लिख दीजिए, ये वापस फॉरवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट आता है, फॉरवर्ड का मतलब है अग्रेषित करना, आगे भेजना। आजकल ईमेल के माध्यम से किसी सूचना, वीडियो आदि का लिंक भी शेयर किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। लिंक का मतलब है जैसे मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया गया, ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 50 बच्चों को ये वीडियो मेरे उस ईमेल सेंटर से पढ़ना है या देखना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका एड्रेस है वो वहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके उसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि ये एड्रेस है जिसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास दी गई है। तो जितने बच्चे उस व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े हुए हैं उन सभी के पास एड्रेस पहुंच गया। अब उस एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे ही सीधे ही उस यूट्यूब के बॉक्स के ऊपर जाकर के वो मैसेज देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ओपन करने के लिए एड्रेस भी शेयर किया जा सकता है, जिसको लिंक शेयर करना कहते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है, तो ईमेल की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर प्रक्रियाओं के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, नाम है वेबसाइट, ठीक है। ये वैसे बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लगभग पूरा इंटरनेट इसी प्रक्रिया पर आधारित है जिसे वेबसाइट कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग, कंपनी की अलग अलग, सरकारी की अलग अलग वेबसाइट्स होती है। जैसे मुझे RPSC की साइट पे जाना है तो मैं सीधा लिखूंगा rpsc.gov.in। उस एड्रेस को जैसे मैं कंप्यूटर के URL पे डालूंगा तो वहाँ डालते ही, सर्च के क्लिक करते ही वो साइट पर या सीधे उसकी वेबसाइट पर हम पहुँच जाते हैं, जिसको शॉर्ट में हम क्या नाम देते हैं, साइट खोलना कहते हैं। पूरा नाम है उसका वेबसाइट। तो सर्वप्रथम 1990 में टिम बर्नर ली, नाम ध्यान रखना, टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली नाम है, ने वेबसाइट 1990 में सबसे पहले बनाई थी, जिसे 1993 में सभी के लिए मुक्त या सार्वजनिक किया गया था। पहले एक निश्चित डिफेंस के लिए प्रयुक्त की गई थी और उसके बाद में 3 साल बाद सभी के लिए सार्वजनिक कर दी कि वह कोई भी व्यक्ति वेबसाइट ओपन कर सकता है। इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। तो हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे रिजल्ट आया है या फॉर्म निकले हैं, उसकी सूचनाएं जैसे RPSC की साइट खोलते ही हमें उसके अंदर जो सूचना है वो सारी प्राप्त हो जाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम वेबसाइट का उपयोग करते हैं, जिसको शॉर्ट में साइट कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में साइट खोलना कहते हैं, जिसका वास्तविक पूरा नाम है वेबसाइट। यह वेब पेज का संग्रह है, कई वेब पेज है उसके अंदर, उन वेब पेजों के संग्रह को हम क्या नाम देते हैं, वेबसाइट कहते हैं, जो निश्चित या वांछित सूचना उपलब्ध करवाता है। जैसे रसायन विज्ञान की वेबसाइट पर केवल रसायन विज्ञान से संबंधित सूचना ही प्राप्त होती है। जैसे RPSC की साइट पे जाओगे तो RPSC से संबंधित सूचनाएं जो भी होगी वो प्राप्त होगी। आपको लाइब्रेरी किताब खोलनी है तो RPSC की साइट पर लाइब्रेरी किताब नहीं खुलेगी। इसका मतलब एक वेबसाइट एक निश्चित कार्य करने के लिए ही बनाई जाती है। नेक्स्ट स्थिति है और वो है प्रत्येक वेबसाइट। अब ये शब्द है, इन शब्दों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वेबसाइट से सब वाकिफ हैं, खोलने की प्रक्रिया वगैरह सब URL वगैरह आपको पता है, फिर भी आपको ये जो नाम नहीं ध्यान है ये आपको ध्यान रखना है।
प्रत्येक वेबसाइट एक निश्चित डोमेन नेम से जानी जाती है। जैसे मैंने अभी कहा था rpc.gov.in, तो ये इसका नाम है और उस नाम या एड्रेस से हम वेबसाइट ओपन करते हैं। तो प्रत्येक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम, और उसी नाम से हम साइट खोलते हैं। जैसे ईमेल के लिए ईमेल बॉक्स होता है, उसका एड्रेस है, उसी तरीके से वेबसाइट का भी एक निश्चित एड्रेस है जिससे हम वेबसाइट खोल सकते हैं। तो डोमेन नेम से जानी जाती है। वेबसाइट का नाम ही क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। तो वेबसाइट डोमेन नेम से जानी जाती है। जैसे एग्जांपल आप देखें, जैसे google.com, ये गूगल वेबसाइट का एड्रेस है या डोमेन नेम है। ऐसे ही wikipedia.org, ऑर्गेनाइजेशन के लिए org लिखा जाता है, तो wikipedia.org ये डोमेन नेम है किसका? विकिपीडिया ओपन करने का, उसका एड्रेस है या उस वेबसाइट का एड्रेस है। तो वेबसाइट के एड्रेस को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। तो नाम ध्यान रखें, डोमेन नेम क्या है? वेबसाइट का एड्रेस है, उसी को डोमेन नेम कहा गया है। फिर डोमेन नेम को शॉर्ट में DNS में IP एड्रेस से बताया जाता है। किसमें? डोमेन नेम को DNS का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, डोमेन नेम सिस्टम। एक तरीका है अलग अलग वेबसाइटों को क्लासिफाई करने का या उनको वर्गीकृत करने का, एक तरीका है जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अर्थात एक वेबसाइट का एक ही निश्चित एड्रेस होगा, दूसरा एड्रेस संभव नहीं है, क्योंकि उस एड्रेस से ही हम उस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अगर एक ही नाम से 4-5 वेबसाइट होगी तो हम कौन सी खोलना चाह रहे हैं, कोई और खुल जाएगी। इसलिए ये सिस्टम बना रखा है कि जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, उसमें एक निश्चित IP एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से वो निश्चित वेबसाइट या डोमेन नेम ओपन होता है। DNA एक और नाम है, DNA IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। तो एक ये शब्द वापस ध्यान रखना, एक तो हो गया DNS सिस्टम है, वर्गीकरण सिस्टम है, जो डोमेन नेम को या एड्रेस के रूप में या DNS में डोमेन नेम एड्रेस IP के रूप में प्रदर्शित किया या बताया जाता है। DNA एक अलग नाम है, तो DNA IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है। अब यहाँ पे IP एड्रेस जो है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको IP एड्रेस कहते हैं। तो DNA IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है। IP एड्रेस वैसे अलग तरह का, एक तो हम नाम लिख रहे हैं जैसे rpc.gov.in, ये तो हो गया एग्जैक्ट नाम जिसको डोमेन नाम कहा गया है। लेकिन कंप्यूटर इस नाम से कुछ नहीं समझता है, तो कंप्यूटर में जैसे ये टाइप करोगे, सबसे पहले DNS उस IP एड्रेस में इसे परिवर्तित करेगा, जो ऐसे होगा 203.226.00.112, इस तरीके से एक नाम निश्चित आएगा जिसको हम IP एड्रेस के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो DNA IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है या डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। इसमें DNS न्यूमेटिकल, संख्यात्मक या अल्फाबेट के रूप में भी हो सकता है। अर्थात DNS जो यहाँ पर लिया गया है, जो डोमेन नेम सिस्टम है, ये अंकों के रूप में, जैसे अभी मैंने बताया 203.2006. आगे जो भी है, तो ये संख्यात्मक रूप में हो सकता है या अल्फाबेट के रूप में ABC.326B, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल नाम लिखूं ABC.101.2BC. इस तरीके से भी नाम हो सकता है। इन सभी नामों को हम DNS सिस्टम के रूप में परिवर्तित या प्रदर्शित करते हैं। तो DNA IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलता है, तो ये IP एड्रेस है, इसको डोमेन नेम में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? DNA या DNS करता है। DNS न्यूमेटिकल, संख्यात्मक या अल्फाबेट में भी हो सकता है, जैसे ये न्यूमेटिकल मतलब अंकों में, ये शब्दों में, या फिर न्यूमेटिकल अंकों के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट स्थिति आती है, अब ये जो पॉइंट है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। IP का मीनिंग क्या है, DNS क्या है, DNA क्या है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो IP एड्रेस केवल अंकों में ही होता है, तो IP एड्रेस केवल अंकों में ही होता है। IP एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पेपर आउट हो गया, मान लीजिए, उस पेपर आउट होने के बाद में किस जगह से उसको भेजा गया है, किस कंप्यूटर से सबसे पहले अपलोड किया गया, उसका पता लगाने के लिए इस IP एड्रेस की जरूरत पड़ती है।
और उस आईपी एड्रेस से हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ से इसको भेजा गया है। तो ऐसे ही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हर एक कंप्यूटर, हर एक लैपटॉप को दिया रहता है। तो उस आईपी एड्रेस से हम उस कंप्यूटर या लैपटॉप तक पहुँच सकते हैं। कोई सूचना भी अगर आप सबसे पहली बार अपने मोबाइल से कोई चीज़ वायरल कर रहे हैं या भेज रहे हैं सबसे पहली बार, और तो वो भेजी गई चीज़ कितने भी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पहुंच जाएगी, फिर भी उसमें एक एड्रेस फिक्स रहेगा जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है, और उसमें आपकी मोबाइल का निश्चित नाम या निश्चित संख्यात्मक प्रतीक होगा जिससे आपकी मोबाइल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साइट या कंप्यूटर का एक निश्चित इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस होता है। जैसे ये एक मैंने न्यूमेटिकल अंक दे रखा है, देखिए क्या है, 32 बिट्स का है ये, 172.16, ये 16.254.1, ये एक एड्रेस है। तो डीएनएस इस एड्रेस को, अब ये तो कौन सा आईपी एड्रेस कहलाता है, ये आईपी एड्रेस किस में बदलना है, नाम में बदलना। मुझे तो आरपीसी लिखना था या मैंने आरपीसी लिखा, लेकिन वो आरपीसी सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होगा इस अंकों के फॉर्म में, फिर ये अंक जा करके उस साइट तक पहुंचते हैं या कंप्यूटर के एड्रेस तक पहुंचते हैं। इसमें डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। तो डीएनएस का काम क्या है, जो भी डीएनएस का काम, डीएनएस डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को वापस डोमेन नेम में बदलने का काम करता है। अर्थात ये हमारे द्वारा लिखे गए अंकों के अंदर परिवर्तित या शब्दों में परिवर्तित करता है, या शब्द लिखे उसको इसमें परिवर्तित करने का काम करता है। तो डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। कुछ डोमेन नाम मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, godaddy.com, googlesearch.com, रसायन.com आदि, इसे URL के साथ जोड़कर सर्च किया जाता है। तो अर्थात ये तो इसका डोमेन नेम है। जैसे में एक तो ये सूचना होगी, और इससे संबंधित नाम हम इसको तो नहीं समझ सकते, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं rpsc.gov.in। तो यहाँ पर ये जो अंकों में परिवर्तन है, इस अंकों का शब्दों में और शब्दों का अंकों में जो परिवर्तन है, ये डीएनएस या डोमेन नेम परिवर्तित करने या सिस्टम के द्वारा अंत परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये है आईपी एड्रेस और ये इसका डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनएस का। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। कुछ डोमेन नेम में आप एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, godaddy.com, googlesearch.com, रसायन.com, या और कोई नाम आगे .com, .in, .gov, .org आगे लगा करके प्रदर्शित किए जाते हैं, जो साइट की प्रकृति पर निर्भर करते हैं या वेबसाइट की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब एक स्थिति और देखना, जैसे मैंने rpc.gov.in लिखा, ये कहाँ लिखते हैं हम ज़्यादातर, हम गूगल सर्च में जा करके फिर ये टाइप करते हैं। अगर मैं गूगल सर्च की विंडो में टाइप ना करूं और मैं सीधा ऊपर URL जो दे रखा है, मतलब ऊपर जो पट्टी सबसे ऊपर दे रखी है, उस पट्टी में मैं ये लिख देता हूं, तो सामान्यतः ये सीधी साइट नहीं खुलती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एड्रेस नहीं, ये आधा एड्रेस। तो इसका आधा भाग कौन सा है, इसको कहाँ लगाना पड़ेगा। तो rpc.gov.in को हम URL के साथ जोड़कर सर्च करते हैं। और URL क्या है, URL है https या 2/2 और उसके बाद में www. उसके आगे आप अगर rpc.gov.in लिख देते हैं तो आपके URL नाम से सीधी साइट खुल जाती है। तो अर्थात तो आप प्रक्रिया पूरी देखें। सबसे पहले आपने क्या किया है, डोमेन नेम आपने टाइप किया। डोमेन नेम से पहले आप URL लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म अभी मैं आपको बता रहा हूँ। URL है, उसके आगे डोमेन नेम लिखते हैं। तो जैसे URL मैंने यहाँ पर लिख रखा है http, ये URL है, उसके आगे s 2 डॉट 2 स्लैश फिर www. उसके आगे मैं पूरा एड्रेस, ये हो गया URL नेम, और उसके आगे मैं फिर पूरा लिखता हूँ rpsc.gov.in। और अब ये जो पूरा है ये कंप्लीट एड्रेस है वेब पर सीधी सर्च करने के लिए। अगर आपने सर्च इंजन खुला हुआ नहीं है तो आपको ये पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। मतलब गूगल सर्च आपने नहीं खोला है
गूगल साइट नहीं खुली है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाकर उसके साथ URL और ये पूरा डोमेन नेम जोड़कर आप सीधे साइट को ओपन कर सकते हैं, सीधी वही साइट खुलेगी। जबकि आप गूगल सर्च खोल के फिर आप rpc.gov.in खोल लिखते हैं तो वो गूगल सर्च इससे रिलेटेड जितने भी नाम हैं उन सभी नामों को एक लाइन से नीचे ओपन कर देती है और उस ओपन किए गए नामों में से जो भी आपको इससे मिलता जुलता या सही लग रहा है, जिसमें ये पूरा एड्रेस लिखा होगा, उसको आप क्लिक करके सीधे साइट पे पहुंच सकते हैं। तो हम कैसे पहुंच रहे हैं? गूगल की साइट ने पहले एड्रेस सर्च किया, फिर उस एड्रेस सर्च के आधार पर हम गूगल से होते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, अगर मैं गूगल सर्च के बजाय सीधा पहुँचना चाहूँ तो मुझे ये पूरी सूचना पहले से देनी पड़ेगी। तो इसमें दो भाग हैं। दो भाग कौन से? ऊपर लिया गया ये नाम लिखा गया https://www. तो ये तो कहलाता है URL और उसके नीचे नाम दिया ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, और कंप्यूटर इस डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करता है? इस IP एड्रेस में कन्वर्ट करके फिर सर्च करता है या वहां तक पहुंचता है। ठीक है, डोमेन नेम यहां पर मैं वापस वही एड्रेस लिखा है, rpc.gov डोमेन नेम है। URL क्या है? पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का मतलब सभी को एक समान रूप से खोजने का काम करता है, मतलब उसी रास्ते से होते हुए जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये वास्तव में इस तरीके से है जैसे मकान में एक मेन गेट है, तो ये मेन गेट है, उस मेन गेट का पहले एड्रेस है, तो पहले उस मेन गेट में घुसिए, उसके बाद आपको किसी भी कमरे में जाना है तो आप बाद में जाइए। तो ये URL जो दिया गया है वो मेन गेट है, उसके बाद आप सभी किसी भी गेट में एंटर कर सकते हैं, उसके आगे का एड्रेस आपको दिया हुआ है। इसी तरीके से HTTP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूरा नाम ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP, ठीक है, और आगे S लिखा है तो प्रोटोकॉल्स करके लिखते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP कहलाता है, जो कि यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया। उसके आगे लिखा है www। तो इन तीनों W का क्या अर्थ है? तीनों W के लिए हम शब्द काम में लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या काम में लेते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब काम में लिया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और उसके आगे वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है। अब ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा गया WWW का फुल फॉर्म और HTTPS का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, तो ये फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो हमने दो चीज़ें ली, डोमेन नेम, दूसरा IP एड्रेस, तीसरा URL। ठीक है, उसमें एक शब्द आया DNS। तो सबसे पहले डोमेन नेम DNS की सहायता से IP एड्रेस में परिवर्तित होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित होता है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से हम उस निश्चित साइट तक पहुंचते हैं और उसमें एक IP एड्रेस से पहले URL होता है और URL लिखा जाता है https://www. तो इसके आगे जो भी आप डोमेन नेम लिखेंगे साइट पे पहुंचा जाता है। नेक्स्ट बात आप देखें, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइट और सामूहिक रूप से www का निर्माण करती है। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सार्वजनिक वेबसाइट्स हैं, इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं वो इससे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस। लेकिन सार्वजनिक जो सबके लिए ओपन वेबसाइट्स हैं उनको उनके ऊपर पहुंचना है, तो सार्वजनिक रूप से जो भी वेबसाइट उपलब्ध है उसको हम www के थ्रू, URL के थ्रू पहुंचते हैं। इसके अलावा वेबसाइट को वेब सर्वर पर प्रकाशित करते हैं। वेब सर्वर को ही क्या कहा जाता है? URL कहते हैं। तो ये नाम जरूर ध्यान रखना, पब्लिश करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वेब सर्वर को पर, और वेब सर्वर को ही हम क्या नाम देते हैं? URL। वेब सर्वर का मतलब है एक बड़ी कंपनी जो एक सेंटर है, तो आपको कहीं पर भी जाना है तो पहले उस सेंटर तक पहुंचिए। सेंटर तक पहुंचने के बाद फिर आपके पास सारे रास्ते खुल जाते हैं और उस रास्ते के थ्रू आप किसी भी एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। वेब URL यहाँ पर मैंने लिख रखा है, क्या होता है? तो पूरा वेब URL अर्थात वेबसाइट प्लस URL या URL प्लस वेबसाइट पूर्णतः अगर लिखें तो इस शॉर्ट फॉर्म को कंप्लीट के रूप से क्या कहते हैं? वेब URL कहते हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने दे रखा है http://www.amazon.com। तो वहाँ पर हम सीधे पहुँच जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल या आईपैड पर वेबसाइट देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर के बिना हम किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते हैं, अर्थात ओपन करने का एक सिस्टम प्रोग्राम होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहा जाता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, इसी तरीके से ओपेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा ये भी वेब ब्राउजर है। इसी तरीके से गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट या एमएस इंटरनेट ये भी क्या है? वेब ब्राउजर है। पहले आपको सबसे पहले कोई भी साइट पर जाना हो तो आप गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम के अंदर google.com या गूगल सर्च खोलते हैं, गूगल सर्च के अंदर URL और एड्रेस या IP एड्रेस या IP एड्रेस नहीं पता है तो उसकी जगह डोमेन नेम लिखते हैं और उसके बाद ही हम साइट तक पहुंच पाते हैं। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये कॉमनली हर जगह उपलब्ध होता है, मतलब विंडो के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता ही है, लेकिन उससे अतिरिक्त हम ज़्यादातर इसका गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं क्योंकि ये गूगल सर्च सीधी खोल देता है और उससे के थ्रू हम सीधी साइट पर पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलूँगा तो आपको पूरा ये नाम लिखना पड़ेगा, www से HTTP से लेकर के amazon.com तक पूरा टाइप करोगे तभी जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप नेट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, अलग वेबसाइट में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, एप्पल के अंदर मैसिंटॉफ सिस्टम है या मैसिंटॉफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें खोलने के लिए आपको एप्पल सफारी खोलना पड़ता है। जैसे ये एप्पल के कंप्यूटर या लैपटॉप में यही इसी के थ्रू ही हम कहीं जा सकते हैं, या और बाकी सभी जगह गूगल क्रोम वगैरह से ओपन करके हम वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि वेब पेजेस के बीच संबंध जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? होम पेज का उपयोग करते हैं। अर्थात वेबसाइट आपने खोल दी, ये वेबसाइट आपके खुल गई है, इस वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें दिखाई गई है। ये www के बाद पूरा नाम जो लिखा हुआ है ये डोमेन नाम कहलाता है, और डोमेन नाम के बाद में ये जो नीचे पेज ओपन हुआ है ये कई पेजों का समूह है और उसी को क्या नाम देते हैं? वेबसाइट कहा जाता है। तो ये वेबसाइट का डोमेन नाम, और डोमेन नाम ओपन करते ही नीचे ये वेबसाइट खुलती है। तो ये नीचे वेबसाइट है और ऊपर जो नाम हमने लिखा ये उस वेबसाइट का डोमेन नेम है जिसके थ्रू हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ एक स्पेशल चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हॉस्टगेटोर। तो ये जो वेबसाइट खोली गई है वो हॉस्टगेटोर के थ्रू खुली है। जैसे गूगल से खोल रहे हैं ऐसे हॉस्टगेटोर से भी हम खोल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है। तो होम पेज से शुरू होती है वेबसाइट, जहाँ पर उस वेबसाइट से संबंधित सभी वेब पेज होते हैं। सभी वेब पेज कैसे? जैसे RPSC की साइट खोलते हैं तो उसमें डाउनलोड का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट का दिया हुआ है, रिलेटेड सूचनाएं दे रखी है, एग्ज़ाम से संबंधित सूचनाएं दे रखी है, ठीक है, या और कोई एग्ज़ाम की या कोई एग्ज़ाम के अलावा रिजल्ट दे रखा है, या RPSC से रिलेटेड और कोई सूचना देनी है तो ऊपर एक 100 छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं और उन बॉक्स के अंदर खूब सारी सूचनाएं समाहित होती है। तो उस सूचना तक पहुंचने के लिए आपको जैसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट वाले ब्लॉक के ऊपर आप टच कर दीजिए, वो वेब पेज खुल जाएगा कांटेक्ट वाला, और उसमें RPSC के अंदर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके सभी के एड्रेस आपको मिल जाएंगे। तो उन छोटे छोटे हिस्सों को हम वेब पेज कहते हैं और कई वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट को प्रदर्शित करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए नाम होता है, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। अब डोमेन नेम कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करता है? तो DNS कंप्यूटर डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करके आगे प्रेषित करता है। टॉप लेवल डोमेन, इंपॉर्टेंट डोमेन नेम कौन कौन से हैं? टॉप लेवल के डोमेन जो जनरली हम काम में लेते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनकी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई। तो सबसे पहला टॉप लेवल डोमेन TLD कहलाता है। कौन सा है? पहला है कॉमर्शियल अर्थात .com। किसी वेबसाइट के आगे यदि .com लिखा है उसका मतलब है कमर्शियल वेबसाइट है, अर्थात व्यावसायिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को खोलने का खर्चा लगता है या उस वेबसाइट के जाने पर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे हम लोग जैसे .com पर जा रहे हैं
कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हम इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट का जो पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट में ये खर्चा भी शामिल रहता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की कोई साइट है तो लिखा रहता है .gov, एजुकेशन से रिलेटेड कोई साइट है तो .edu एजुकेशन के लिए लिखा रहता है, या शिक्षा से जुड़ी साइट के लिए, नेटवर्क साइट के लिए या सामान्य साइट के लिए .net लिखा रहता है। ठीक है, फ्री की साइट होती है, इस पर कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन नेट कनेक्शन होना अनिवार्य होता है। अर्थात नेटवर्क के लिए, सामान्य साइट के लिए .net लिखा रहेगा। सूचना देने वाला डोमेन कौन कौन से हैं, ये इसमें अंदर सूचना देने के लिए हम .net के रूप में सामान्य सूचनाएं प्रेषित करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, जैसे rpsc.gov.in, तो उसमें gov गवर्नमेंट के लिए है, .in इंडिया के लिए आता है, वो मैं अभी इंटरनेट इंडिया के लिए या इंटरनेट के लिए प्रदर्शित करते हैं। और org है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आती है। किस में आती है? संगठन में आती है। तो वहाँ पर उसके आगे क्या लिखा रहेगा? .org लिखा रहता है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ। इसी तरीके से इंडिया में सरकारी वेबसाइट जितनी भी हैं तो सरकारी वेबसाइट के साथ ये लिखा हुआ रहता है .in, और यहाँ पर IN का अर्थ किससे है? इंडिया से है या इंटरनेट नेटवर्क से भी लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में सरकारी वेबसाइटों के आगे IN का मतलब है ये वेबसाइट इंडिया में ही प्रभावी है, यहीं की बनी हुई है, उसके लिए .in लगाया जाता है। इसके अलावा .nic भी कई बार लिखते हैं, और यहाँ पर NIC का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अर्थात शॉर्ट में NIC लिखा रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रूप में शॉर्ट फॉर्म NIC लिखते हैं। अर्थात जैसे .gov.in, तो .gov तो है सरकारी साइट, .in लिखा है अर्थात वो इंडियन सरकारी ऑफिस की साइट है, या फिर उसके आगे .nic लिखा है तो पूरे वर्ल्ड में ये साइट प्रभावी रूप से है, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू आप तक पहुंचती है। तो इन सभी को मिला के हम टॉप लेवल डोमेन्स कहते हैं, और ये डोमेन्स शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखने हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। लास्ट लाइन आप देखें, कंप्यूटर के वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? NIC अर्थात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये कंप्यूटर के वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर कनेक्शन में कोई समस्या है या कनेक्शन के थ्रू कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए .nic का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात उसमें कोई भी अवांछित सामग्री है तो आगे .nic लिखा हुआ है तो वो उस वेबसाइट आगे कहीं पर प्रेषित नहीं होगी या आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं चलेगी। तो दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो डोमेन नेम अर्थात वेबसाइट का नाम, वेबसाइट के नाम से जो वेबसाइट खुलती है उस वेबसाइट को हम पूरे एक बड़े पैनल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर पे वेबसाइट के अंदर छोटे छोटे और बॉक्स दे रखे होते हैं, अर्थात वेबसाइट के उस पेज में या उस वेबसाइट में कौन कौन से पेज हैं, कौन कौन सी सूचना ये वेबसाइट बताती है, उन छोटे बॉक्सेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। अर्थात वेबसाइट कई वेब पेज का एक संग्रह है या समूह है, और उसी को वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम एक और चीज़ एक दो शब्द और ध्यान रखना, IP एड्रेस इंपॉर्टेंट है, और इसी IP एड्रेस की वजह से हम किसी भी कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का एक निश्चित IP एड्रेस या प्रत्येक साइट का एक निश्चित IP एड्रेस होता है। अब है निर्माण के आधार पर, बनने के आधार पर वेबसाइट्स को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी है? निर्माण के आधार पर वेबसाइट दो प्रकार की है, एक स्थैतिक या स्टैटिक, दूसरी है गतिशील या डायनेमिक। गतिशील या डायनेमिक वेबसाइट। अब जैसा नाम से प्रदर्शित है, स्थैतिक वेबसाइट का मतलब है एक बार वेबसाइट बना दी उसके बाद में उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है, स्थायी रूप से बनी रहती है। दूसरी है गतिशील वेबसाइट। एक बार आपने वेबसाइट, जैसे RPSC की वेबसाइट गतिशील है, क्यों? जैसे ही कोई नई सूचना आती है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, रिजल्ट आता है अपलोड कर दिया जाता है, एग्जाम डेट है अपलोड कर दी जाती है, अर्थात पर डे प्रत्येक दिन उसमें बदलाव किया जाता है। अर्थात दूसरे प्रकार की वेबसाइट को हम गतिशील वेबसाइट कहते हैं, जिसमें रोज बदलाव या एक निश्चित समय के बाद बदलाव किया जा सकता है, उसको गतिशील वेबसाइट कहते हैं। एक बार बना के छोड़ दी तो स्टैटिक
या स्थैतिक वेबसाइट कहलाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, फिक्स रहती है। तो एक बार बनती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो या नहीं कर सकते हैं तो उसको स्थैतिक वेबसाइट कहते हैं। अगर हम चाहें तो उसमें बदलाव कुछ नहीं कर सकते या जिसने बनाई है वो वापस उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। गतिशील वेबसाइट बार बार अपडेट होती रहती है या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। स्थैतिक वेबसाइट HTML में कोडेड होती है। तब ये एक और नया शब्द आ गया, तो इसका पहले फुल फॉर्म आप समझ लें। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML कहलाता है। ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में कई बार, वैसे लैपटॉप इसमें मोबाइल में तो नहीं पता चलता, कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी साइट खोल रहे हैं, यहाँ तक कि मैं यदि ईमेल भी खोलता हूँ तो कई बार ईमेल स्पष्ट रूप से तीव्र गति से काम नहीं करता, तो उसमें एक नीचे डॉट लिखा हुआ आता है जिसमें लिखा होता है HTML साइट या HTML में ओपन करें। तो आप अगर नेटवर्क कम काम कर रहा है, HTML पे क्लिक करिए और HTML पर क्लिक करते ही आपकी जिस साइट को हम खोल रहे हैं उसकी आज की या कल की प्रारंभिक सूचनाएं वो प्रेषित कर देता है। उस HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, उसमें सूचनाएं प्रेषित होती है। तो स्थैतिक वेबसाइट हमेशा किसमें कोडेड होती है? HTML में कोडेड होती है। HTML का फुल फॉर्म ये है। इसे केवल इसका मालिक या ओनर ही ओपन कर सकता है। जैसे एक बार आपने फिक्स खोल दिया, HTML में कन्वर्ट किया, तो आपकी जो साइट है, मेरे पास एड्रेस है और मेरे पास उसका पासवर्ड है, तो मैं ही खोल सकता हूँ और कोई नहीं खोल सकता। अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हर किसी के पास फाइल को प्रदर्शित नहीं करता। खोली तो जा सकती है लेकिन डाउनलोड या कॉपी करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट और चीज़ है, उदाहरण दिए हुए हैं, ऑडियो, वीडियो, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन तथा नेविगेशन। इसमें अगर एक बार अपलोड कर दिया है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये सभी चीज़ें HTML साइट के ऊपर फिक्स रहती है, स्थैतिक रहती है। ठीक है। अब है गतिशील वेबसाइट या इंटरेक्टिव वेबसाइट। निम्न सॉफ्टवेयर में बनती है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्थैतिक वेबसाइट HTML में, जबकि गतिशील वेबसाइट है वो CGI या जावा सर्विस या JSP या CFML, ये 4 नाम है। तो पहले CGI, दूसरा जावा सर्विस या सर्विट्स एंड JSP फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज, और CFML कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट था पहले HTML, अब ये CFML है कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज। तो गतिशील वेबसाइट इसमें CFML में और स्थैतिक वेबसाइट HTML में खुलती है या बनती है। नेक्स्ट है और RSS और XML, ये 2 शब्द और आते हैं इस वेबसाइट के अंदर, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले एक तो देखें RSS और दूसरा है XML। RSS का फुल फॉर्म है रिच साइट समरी। रिच साइट समरी, RSS, रिच साइट समरी। दूसरा है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल, मतलब उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इससे पहले आई कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज, उससे पहले आई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग मार्कअप लैंग्वेज जिसमें अलग अलग वेबसाइट्स बनती है। ठीक है। HTML में केवल स्थैतिक बनेगी, जिसमें वीडियो या कैमरा या फोटो या फिल्म है, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम केवल देख सकते हैं या ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं, बाकी कोई परिवर्तन करना संभव नहीं। बाकी जैसे विकिपीडिया वगैरह है, ये गतिशील वेबसाइट हैं, उसके डाटा को हम कॉपी भी कर सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें ये सूचना गलत है तो आप उसको सिलेक्ट करके और हटा के उसकी जगह अपनी तरफ से भी सूचना ऐड कर सकते हैं, या 2 पेज पहले से लिखे हुए हैं, तीसरा पेज अपना एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ा जा सकता है, तो वो गतिशील वेबसाइट की श्रेणी में आती है। ठीक है। वेब, इंटरनेट, ब्राउज़र, कुकीज़, एक शब्द और आपने देखा होगा। कोई भी वेब पेज हम खोलते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो नीचे एक ब्लिंक करता हुआ एक शब्द आता है, कुकीज़ एक्सेप्ट करिए, कुकीज़ एक्सेप्ट करिए। कुकीज़ वैसे तो खाने के लिए काम आती है, लेकिन यहाँ पर कुकीज़ क्या है? कुकीज़ का मतलब है, जैसे आप अमेज़न की साइट पर जाते हैं
तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ कुकीज़ आपने सेलेक्ट कर दिया, तो आप उस अमेजन की साइट पे या फ्लिपकार्ट की साइट पे जहाँ जहाँ जाते हैं, जो जो चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी सूचनाएं वो कुकीज़ है वो कॉमन चेक करती रहती है या लिस्ट बनाती रहती है। तो अगली बार जब भी दोबारा आप वापस उसी साइट पे आओगे, मान लो आज बंद कर दिया, कल वापस अमेजन की साइट दोबारा मैंने ओपन की, तो वो कुकीज़ में जो सूचना सेलेक्ट है वो वापस ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगी कि कल आपने ये देखा था, ये प्रोडक्ट देखा था, ये देखा था, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को आप अगर दोबारा लेना चाहें तो एक बार वापस चेक कर दीजिए। या फिर ये कुकीज़ एक और काम करती है कि आपने अमेजन की साइट खोली नहीं, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे चले गए हैं, तो भी उस वेबसाइट में ये कुकीज़ आपके द्वारा देखी गई सूचनाओं के कि आपने ये एप्पल का ये मोबाइल या वीवो का ये मोबाइल या वन प्लस का ये मोबाइल आपने उस दिन देखा था, तो आप उस दूसरी तीसरी वेबसाइट के ऊपर भी खोलेंगे तो एक विंडो वहाँ खुल जाएगा जिसमें होगा कि अमेजोन पे ये साइट्स पे आपने ये चीज़ें पहले देखी थी, लेनी है तो वहाँ चले जाओ। तो वहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो वो कुकीज़ आपको सीधी वहाँ पर पहुँचा देती है, उस साइट तक पहुँचा देती है, सीधी वही चीज़ आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपकी सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग होता है। तो वेब, इंटरनेट, वेबसाइट, इंटरनेट या ब्राउज़र, इन तीनों से रिलेटेड कुकीज़ अभी आपको बताया क्या काम करती है। वेब पेज की श्रृंखलाओं का क्रम संग्रहित करती है। वेब पेज के जो स्टेप्स हैं, कौन कौन सा वेब पेज आपने अलग अलग देखा है, उनकी सूचनाओं को क्रम से संग्रहित करती है। सूचनाओं का आपके सामने खोज के अनुसार प्रेषित करती है, ठीक है। जैसे मान लो पे आज आप गए, मोबाइल सारे देख लिए, अगले दिन जाएंगे आपको मोबाइल नहीं, कोई और चीज़ चाहिए, अमेजन की साइट पे आप वो दूसरी चीज़ खोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कुकीज़ में आपके वो मोबाइल भी साइड में ओपन हो जाएगा या नीचे एक जगह ओपन हो जाएगा। कल आपने ये चीज़ें देखी थी, इसका मूड लेने का मूड हो तो बताइए। तो ये स्थिति तो सूचनाओं को संग्रहित करने का काम करता है। जैसे शॉपिंग कार्ट में वस्तुओं की सूचना संग्रहित करेगा, सेव करेगा, तो कुकीज़ लॉगिंग इंफॉर्मेशन को क्रम से व्यवस्थित करता है। जो भी लॉगिंग आप लॉगिन किया है, लॉगिन की जो जो क्रम से इंफॉर्मेशंस हैं उनको ये व्यवस्थित कर भविष्य हेतु उपलब्ध कराता है या एडवर्टाइजमेंट में इसका उपयोग करता है। इसमें सूचनाएं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि कुकीज़ में सूचनाएं किस रूप में रहती है। तो कुकीज़ में सूचनाएं जावा स्क्रिप्ट कोड में रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर नया मोबाइल है, अगर जावा स्क्रिप्ट इसमें कोड नहीं है, तो जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कुकीज़ ओपन होने से पहले सूचना आती है कि जावा स्क्रिप्ट कोड है, इसको डाउनलोड करिए। या कोई फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये एक स्क्रीन पे आ जाता है कि आपके मोबाइल में जावा स्क्रिप्ट कोड नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी चीज़ नेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सूचना उस वेबसाइट तक पहुंचती है या उसके अंदर सूचना संग्रहित रहती है, और वो सूचना जिसने वेबसाइट बनाई है वहाँ तक पहुँचती है कि आपने या इस आईपी एड्रेस के व्यक्ति ने ये चीज़ डाउनलोड की है। तो वो सूचना वहाँ तक पहुँचाने का काम कुकीज़ करता है। नेक्स्ट और ये है इंटरनेट सर्च इंजन। बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, इंटरनेट खोजने का इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन कौन कौन से हैं? एक तो गूगल सर्च, सबसे कॉमन, सर्वाधिक काम में लिया जाता है। एक और है बिंग, BING, ये भी सर्च इंजन है। ऐसे ही डक डक गो, ये भी सर्च इंजन है। जैसे गूगल सर्च है, हम ज़्यादातर यही काम में लेते हैं क्रोम खोल करके, लेकिन ये भी डक गो भी यही काम करता है। ऐसे ही ASK, आस्क, ये भी सर्च इंजन है। इकोसिया, ये भी सर्च इंजन है। ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है, MS एक्सप्लोरर। प्रत्येक विंडो अपलोड करेंगे तो उसके साथ MS एक्सप्लोरर हमेशा जुड़ा रहता है, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। हाँ, ये हर कोई काम में नहीं लेता क्योंकि इसमें पूरा URL के साथ में वेब एड्रेस लिखना पड़ता है या डोमेन नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गूगल सर्च में चूंकि आपको जो भी नाम याद आ जाए लिख दीजिए, गूगल उस चीज़ों को सर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू इससे रिलेटेड सारी सूचना एक साथ आपको दे देता है। उसमें से ढूंढ करके आप किसी भी साइट पर सीधे जा सकते हैं। या मान लो साइट का कोई एक दो शब्द भी याद है तो गूगल सर्च उसके अंदर आपको उस नाम से रिलेटेड सारी वेबसाइट ओपन कर देता है।
आप किसी भी वेबसाइट पे नाम याद आते ही उस पर पहुंच सकते हैं। सोशल नेटवर्क साइट कौन कौन सी है ये भी ध्यान रखें, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गूगल सर्च, दूसरा MS एक्सप्लोरर और तीसरा डक, चौथा आस्क और 5वें नंबर पे बिंग आता है, ठीक है। ये भी सर्च इंजन है, खोजने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऐसे सोशल नेटवर्क साइट कौन कौन सी है, एक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये सभी, ट्विटर, ये सभी सोशल नेटवर्क साइट्स है जिस पर हर एक व्यक्ति सर्फिंग कर सकता है। वेब मेल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी ध्यान रखें। वेब मेल में कौन कौन से कंपनियां हैं, एक तो हॉटमेल, जीमेल, फिर प्रोटॉन मेल या प्रोटॉन मेल, इसी तरीके से याहू, ये सभी वेब मेल्स हैं और इनके थ्रू आप अपना वेब पेज या इनके थ्रू आप अपनी मेल खोल करके या मेल बॉक्स खोल करके मेल का उपयोग या मेल के उपयोग के रूप में या डाक के उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और स्थिति है, ये नाम सभी ने सुना होगा, विकी साइट्स, विकीपीडिया, विकिया, ये जो सभी शब्द ये इससे रिलेटेड है। इसका क्या मीनिंग है वो आप देखें। विकी साइट्स, इस साइट को उपयोगकर्ता सम्मिलित रूप से बदल सकते हैं। ये एक ऐसी साइट है जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया में कोई भी सूचना मैं भी देना चाहूँ या आप भी देना चाहते हैं तो विकीपीडिया ओपन करिए या विकी साइट्स ओपन करिए, उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर एक पेज आता है, उसको क्लिक करिए या मॉडिफिकेशन पे आता है या एडिट पे आता है, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप उसमें कोई भी सूचना टाइप करके या टाइप की भी पहले से सूचना है, कोई वेब पेज है उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और फिर ये हर एक व्यक्ति तक अपने आप ही पहुंच जाती है, वेबसाइट में वो संग्रहित रहती है। अर्थात कई उपयोगकर्ता सम्मिलित रूप से इसको बदलते हैं। तो विकीपीडिया वास्तव में क्या है या विकी साइट्स क्या होती हैं, एक ओपन साइट्स है, हर एक व्यक्ति अपनी सूचनाएं दे सकता है। मान लीजिए मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस विकी साइट पे, उस खाना बनाने वाली साइट है विकीपीडिया का साइट खोलिए, खोलने के बाद में आपको लगता है कि मुझे ढोकले बहुत अच्छे बनाने आते हैं या मुझे दाल बाटी चूरमा अच्छा बनाना आता है तो उसकी रेसिपी मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप उस विकीपीडिया के ऊपर ये सूचनाएं टाइप करके भेज दीजिए और हर एक व्यक्ति अगर उस नाम से, फूड के नाम से जिसमें आपने अपलोड किया है उसको खोलेंगे तो उसके अंदर ये सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक अपने आप पहुंच जाती है। तो ये ओपन वेबसाइट्स हैं जिसमें कई उपयोगकर्ता मिल करके इसका उपयोग करते हैं। कंटेंट को इसमें जोड़ा जा सकता है या बदला भी जा सकता है। ये है ओपन साइट, डायनेमिक प्रकृति की गतिशील वेबसाइट है और इसके 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला है विकीपीडिया, सबसे ज़्यादा इसी से वाकिफ़ है सब लोग। दूसरा विकीहाउ। अब यहाँ एक दिक्कत है, वो ये है कि विकीपीडिया, विकीहाउ या विकिया, इसके अंदर जो सूचनाएं हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑथेंटिक का मतलब ये है मेरे को जो पता था मैंने ही उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अब मेरे द्वारा जो पता सूचनाएं हैं वो 100% सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन साइट है, इसमें कोई भी सूचनाएं दे सकता है, जिसको जैसी ज्ञात है वैसी सूचना इसमें प्रेषित होती है। तो इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें दी गई सूचना कैसी हो, ऑथेंटिक सूचनाएं हो, ठीक है। तो इसके 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं विकी साइट्स के। विकीपीडिया कॉमन, दूसरा विकीहाउ भी इसी में आता है, विकिया भी इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्थिति है, इसी से रिलेटेड है, इंटरनेट से ही। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट या विंडो के साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, उसका आपने इस तरह का साइन देखा होगा, इस रूप में लिखा रहता है। आजकल ये बहुत बड़ा कर दिया गया है तो इस रूप में भी शॉर्ट में लिखा हुआ आता है, पूरा भरा हुआ है। तो इस तरीके से ई लिखा है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन है। या सर्च इंजन की विंडो खोलकर इसके सर्च पैनल में, तो इंटरनेट साइट तक पहुंचे कैसे उसकी प्रक्रिया आपको यहाँ लिखी गई। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का कोई भी सर्च इंजन, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल दीजिए या गूगल सर्च खोल दीजिए
या कोई भी सर्च इंजन खोल करके सर्च इंजन की विंडो खोलिए, विंडो अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं गूगल या गूगल क्रोम खोलता हूँ, क्रोम खोलते ही अपने आप ही उसका विंडो खुल जाएगा और उसके विंडो के सर्च पैनल में आप URL तथा वेबसाइट का नाम लिखकर, URL कौन सा है, https या ./www. ये URL है, उसके आगे वेबसाइट का नाम लिखकर सीधे ही वेबसाइट हम खोल सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वही http://www.rpsc.gov.in या सर्च इंजन में केवल हम RPSC टाइप कर दें। सर्च इंजन इनमें से जो भी पहले दिए थे, आस्क हो गया या डॉक.इन है या इसके अलावा गूगल है, इनमें कहीं में जा करके सर्च इंजन में आप केवल RPSC टाइप करेंगे तो भी हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। तो उस नाम से जुड़ी हुई कई वेबसाइट की सूची प्राप्त हो जाती है, जिसमें से वांछित साइट खोल करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट की मदद से घर बैठे विश्व के किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से वेबसाइट सूचनाओं का भंडार है और इस सूचनाओं के भंडार से हमें किसी भी समय इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो किसी भी विषय से संबंधित हर एक तरह की सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्थिति में आता है, अब इसी का टॉपिक है इंटरनेट। तो वास्तव में इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, वो महत्वपूर्ण चीज है। तो उसमें ये आप चित्र देख रहे होंगे, विश्व के विभिन्न देशों के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं या नक्शे दे रखे हैं और उसमें ये जो कनेक्टिंग लाइनें दे रखी है, ये कनेक्टिंग लाइनें इंटरनेट के रूप में प्रदर्शित की गई। अर्थात किसी भी एक देश का व्यक्ति किसी भी अन्य देश के व्यक्ति या उसकी वेबसाइट से सीधा जुड़ सकता है इंटरनेट के माध्यम से। और उसके लिए इंटरनेट अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरनेट का पहले सबसे पूरा नाम देख ले। इंटरनेट पूरा नाम है इंटरनेशनल और नेटवर्क। तो दो शॉर्ट नाम लिखे गए हैं, इंटरनेशनल के लिए इंटर ले लिया है और नेटवर्क के लिए नेट ले लिया है। तो दोनों को मिलाकर के शब्द बना है इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट। इंटरनेट का सूक्ष्म रूप है जिसका अर्थ है सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय जाल। ये हिंदी में जरूर ध्यान रखना, कई बार ये शब्द आपको हिंदी में लिखा मिलता है कि सूचनाओं के अंतरराष्ट्रीय जाल को क्या कहते हैं, तो उसी को इंटरनेट कहा जाता है, जिसमें सूचनाओं का भंडार तथा सभी सूचना स्रोत कंप्यूटर नेटवर्क, सभी सूचना स्रोत जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपस में तारों के एक जाल से जुड़े रहते हैं। ये ऊपर लाइनें जो दी गई है ये तारों का जाल है और जिसमें आपस में सभी कंप्यूटर आपस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में तारों के जाल से जुड़े रहते हैं और इसमें www कहा जाता है। तो इंटरनेट का ही सूक्ष्म रूप क्या है, जो URL के अंदर हमने शॉर्ट में लिखा था वो www, ये वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट के अंदर जो लाइनों का जाल है या जो तारों का जाल है उसी को हम, वैसे वायरलेस है आजकल तो तार उस जाल को हमने www कहा है या वर्ल्ड वाइड वेब कहा है। ये अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का जाल है और इसके लिए एक और शब्द अभी आगे आएगा जो कि नेशनल हाईवेज, जिस तरीके से हाईवेज कहा जाता है उस तरीके से ये सूचनाओं का हाईवे भी पे कहलाता है। इसमें स्थानीय से वैश्विक परिदृश्य के नेटवर्क जैसे प्राइवेट, पब्लिक, अकादमिक, व्यावसायिक तथा सरकारी सभी नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या एक साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट भारी मात्रा में सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तथा सेवाओं का एक स्रोत है। इंटरनेट की सहायता से लिखित सामग्री, ईमेल, संवाद, चित्र, फाइल या दस्तावेज आदि का उपयोग या आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क या वर्ल्ड वाइड वेब की सहायता से हम सभी सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इंटरनेट को सूचनाओं का राजमार्ग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अर्थात सूचनाओं का राजमार्ग किसे कहते हैं, तो सूचनाओं के राजमार्ग इंटरनेट को कहा जाता है। अर्थात इंफॉर्मेशन हाईवे,
जैसे सड़कों के लिए नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज बने होते हैं, उसी तरीके से सूचनाओं के लिए जो हाईवे है, उस सूचनाओं के हाईवे को क्या कहा जाता है? इंटरनेट या इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। ये इंटरनेशनल नेटवर्क क्या है? ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं के स्रोत को आपस में जोड़ता है। और किसने बनाया है? वो भी खास है, प्रोफेसर JCR लिकलाइडर। JCR लिकलाइडर को इंटरनेट का फादर या जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? प्रोफेसर JCR लिकलाइडर। JCR लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक या फादर कहा जाता है। इसी से संबंधित सूचना है, प्रथम सक्रिय इंटरनेट कब शुरू किया गया था? 1960 में, और उसे नाम क्या दिया गया है? ARPANET कहा गया। ध्यान रखना, सर्वप्रथम सक्रिय इंटरनेट 1960 में सामने आया, जिसका नाम था ARPANET। इंटरनेट बाद में किया गया है। तो शुरू वाले उस ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और आगे नेटवर्क के लिए लिखा गया है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्थात जो इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज थी, ये आपस में एक दूसरे से इस ARPANET की सहायता से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब सार्वजनिक कर दिया गया तो इसका नाम बदल करके ARPANET से क्या कर दिया? इंटरनेट कर दिया, या अर्थात इंटरनेट नेशनल नेटवर्क कर दिया गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इस ARPANET का उपयोग किया गया था, लेकिन 1989 में इसे सार्वजनिक रूप से सभी के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट और स्थिति है, भारत में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की गई? विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा 15 अगस्त 1995 में सर्वप्रथम भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। तो कहाँ किसने की? VSNL ने। कब की? 15 अगस्त 1995 के अंदर इसकी शुरुआत की। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत। तो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर चीन के बाद भारत सेकंड नंबर पर है। इसी तरह क्रम अगर पूछा जाए तो क्रम में पहले नंबर पे चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे USA अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया चौथे पे, पांचवें ब्राजील, छठे पे नाइजीरिया और सातवें पे जापान। ये जनसंख्या के आधार पर है। चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर यूज़र भी सबसे ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या सेकंड नंबर पे है तो वहाँ पर यहाँ पर यूज़र उससे कम सेकंड नंबर पे। इंटरनेट में शीर्ष पर, ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, पूरे इंटरनेट को एक जगह से हैंडल किया जाता है, तो उस हैंडलर को हम क्या कहते हैं? तो इंटरनेट में शीर्ष पर एक मेज़बान कंप्यूटर होता है या होस्ट कंप्यूटर होता है, जिसे हम सर्वर या सेवा प्रदाता कहते हैं। ये नाम आपने कई बार सुना होगा कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर क्या है? सेवा प्रदाता मेज़बान कंप्यूटर है, जो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है। उस सुपर कंप्यूटर की कई बार काम करने की प्रक्रिया या क्षमता सीमित हो जाती है, या बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, अर्थात उसे सर्वर नाम दिया गया है। तो इंटरनेट में शीर्ष पर एक मेज़बान कंप्यूटर होता है, उसी को हम सर्वर कहते हैं, और सारे नेटवर्क उसी से जुड़े रहते हैं। जैसे पूरे इंडिया के जो बैंक सिस्टम है, उस बैंक सिस्टम का एक मेज़बान कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर के साथ में सारे अन्य इंटरनेट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और उसी के थ्रू सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है। अर्थात होस्ट कंप्यूटर ही सर्वर या सेवा प्रदाता कहलाता है। सर्वर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपने कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता के शीर्ष कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अगर मुझे कोई सूचना चाहिए तो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो शीर्ष कंप्यूटर या सर्वर है, सबसे पहले मुझे सर्वर्स तक पहुंचना पड़ेगा, और सर्वर तक पहुंचने के बाद फिर मैं बाकी अन्य से कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि सर्वर से सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और अगर मुझे यहाँ से इस कंप्यूटर पर जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? मैं इस सर्वर पर पहुंचूंगा और सर्वर से फिर दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचूंगा। तो ऐसी स्थिति में जो होस्ट कंप्यूटर है उसी को सेवा प्रदाता या सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। और सर्वर कंप्यूटर पर अगर चारों ओर से कंप्यूटर या इंटरनेट का दबाव ज़्यादा हो जाता है
तो उस समय सर्वर थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है या रिफ्रेश होने में कुछ टाइम लेता है, तो उसी को हम कहते हैं कि सर्वर डाउन है, काम नहीं कर रहा है। और टेलीफोन लाइन के थ्रू हम कंप्यूटरों को आपस में उससे जोड़ते हैं और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के शीर्ष कंप्यूटर से होते हुए में अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं और उसके लिए एक वर्ड दिया गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम सर्वर कहते हैं। कई वैश्विक सर्वर आपस में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा जुड़े हुए हैं। तो विश्व में अलग अलग जगह पर बड़े बड़े सर्वर हैं और ये सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको बाड़मेर से जाना है, कहाँ पे, सर्वर से होते हुए अमेरिका पहुंचना है, तो अमेरिका के किसी कंप्यूटर तक पहुंचना, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर से इंडिया के सर्वर तक पहुंचेंगे। इंडिया के सर्वर फिर वापस आपको इंटरनेशनल में, जैसे अमेरिका का मुख्य सर्वर है वहाँ तक पहुँचाएगा। फिर वो मुख्य सर्वर अलग अलग लाइनों से जिस कंप्यूटर तक पहुँचा है आपको उस रास्ते से होते हुए उस कंप्यूटर तक पहुँचाता है और वहाँ से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो सैटेलाइट्स और विश्व के सभी सर्वर आपस में किससे जुड़े हैं, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतुओं से जुड़े हैं तथा सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। तो सैटेलाइट में सूचना है, एक सैटेलाइट दूसरे को और दूसरा सैटेलाइट फिर वापस सर्वर तक पहुंचता है, जो आपस में ऑप्टिकल फाइबर से, सर्वर आपस में ऑप्टिकल फाइबर से और सर्वर वापस सैटेलाइट से जुड़ते हैं। और सर्वर ऑप्टिकल फाइबर से नेटवर्क मैनेजर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। ये कंप्यूटर निश्चित स्थान के शहर के कई कंप्यूटर या टेलीविज़न, मोबाइल आदि में वाईफाई या ग्लास फाइबर लाइन से जुड़े होते हैं। तो वो जो प्रक्रिया मैंने बताई कि मुझे अमेरिका के किसी कंप्यूटर तक पहुंचना है तो मैं यहाँ से मेन सेवा प्रदाता या सर्वर तक पहुंचूंगा, वो सर्वर दूसरे सर्वर तक पहुंचाएगा जो कि ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं। और अगर मुझे समुद्र पार करके या किसी अन्य जगह पर जाना है जहाँ पर लाइन नहीं है तो आप सैटेलाइट के थ्रू भी वहाँ जा सकते हैं। तो सूचना सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से होते हुए वापस अगले सर्वर तक पहुँचती है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक दूसरे के कंप्यूटर तक पहुँचने का, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सूचनाओं को संप्रेषण आदान प्रदान कर सकते हैं, टीवी प्रसारण कर सकते हैं और शिक्षा आदि सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ये अंतिम प्रक्रिया है यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित। और उसके बाद की प्रक्रिया, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य हम अभी नहीं ले रहे हैं, अभी यहाँ तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित वापस जो प्रक्रिया आगे दी गई है वो यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ी है उसका वापस रिकॉल है, उससे संबंधित सभी सूचनाओं को शॉर्ट में आपको याद रखने के हिसाब से दी गई है। ये PDF के अंदर आपको मिल जाएगी और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ये प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको बोल करके पढ़ करके बता दूंगा और उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद फिर आपको सीधे प्रश्न उत्तर पर आएंगे और वहाँ फिर ओपन हम आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकेंगे और प्रक्रिया देखेंगे उसके हिसाब से, और बाकी सभी प्रक्रियाएं भी हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो अभी हम कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रक्रियाओं को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। केवल शॉर्ट पॉइंट्स जो मैंने बना रखे हैं उन पॉइंट्स के लिए कुछ सूक्ष्म रूपांतरण, जो अलग अलग छोटे छोटे शब्द आए थे उन शब्दों के फुल फॉर्म क्या क्या हैं वो एक लिस्ट बना करके भी दिए हुए हैं। बाकी मैंने यहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर भी फुल फॉर्म दे रखे हैं, तो उनको आप एक बार वापस पढ़ लीजिए। और एक लिस्ट के अंदर 14 स्लाइड मेरे पास हैं जिसमें सूक्ष्म पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स को भी मैं समय मिलेगा तो इसके बाद में कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको टेस्ट के लिए वापस तैयार रहना है। जितनी सूचनाएं हमने पढ़ी है उन सूचनाओं से संबंधित एक टेस्ट की पूरी स्लाइड्स बना रखी हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं उसमें, उनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू,